नमस्कार। हमारे पेपर में जो है हिंदी और संस्कृत जो है वैकल्पिक रूप में रखे जाते हैं। तो जिन लोगों ने वैकल्पिक रूप में संस्कृत भाषा को चुना होगा, उसके लिए ये जो है हमारा आज का वीडियो है। तो अगर जो लोग इंग्लिश लिए होंगे, इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को वैकल्पिक रूप में अगर लिए होंगे, उनके लिए ये जो हमारा आज का वीडियो नहीं है। जो लोग संस्कृत लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो आज हम अपने बोर्ड पे लेके आए हैं संस्कृत के पेपर जो 61 से लेकर के 90 तक होते हैं। तो वैकल्पिक भाषा के रूप में ये जो हमारा संस्कृत है उसका पेपर है। तो जो लोग संस्कृत लिए हैं वो लोग ध्यान से इस पेपर को देखें, क्योंकि इसमें हमारा जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो और हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। पहला है हमारा क्वेश्चन, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। विकल्प है ए वंशम्पायन, बी कुमारपालित, सी पुंडरीक या डी चंद्रापीड़। तो हमारा यहाँ आंसर देखिए, ये आंसर इसी तरह से आपके सामने है। आप इसमें से आंसर को याद करके और अपने तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा आंसर है राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य पालित थे, अमात्य कुमार पालित थे। इनका वर्णन कादम्बरी में मिलता है। कादम्बरी में मिलता है। कादम्बरी बाणभट्ट कृति काव्य विधि की दृष्टि से कथा है। कादम्बरी को आख्यापिका भी कहा जाता है। राजा शूद्रक के तीनों जन्मों की कथा का वर्णन इस ग्रंथ के वाक्य काव्य में मिलता है। वंशाम्पायन राजा शूद्रक का मित्र था। पुंडरीक वंशाम्पायन के ही पूर्व जन्म का नाम था। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि कुमारपालित राजा शूद्रक के ही मंत्री अमात्य थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, विकल्प जो दिया है कुमारपालित, ये राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य कुमार पालित थे। हमारा ये वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 62, काव्य दर्श के रचयिता हैं। विकल्प ए भास, बी भारवी, सी शूद्रक या डी दांडी। आंसर यहाँ हम देखते हैं। आंसर हमारा देखिए, दांडी के प्रसिद्ध कृति नाम काव्यदर्श है। दांडी की प्रसिद्ध कृति का नाम जो है वो काव्यदर्श है। भारवी की कृति उत्तर रामचरितम है, जिसमें राम का चरित्र दृष्टिगोचर है। शूद्रक मृच्छ कट्टिकम के रचयिता है। भास कवि ने प्रतिज्ञा योगंध धारायण के रचनाकार हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा दांडी। सही आंसर जो है हमारा डी है, दांडी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। उत्तर रामचरित में किस काल और समाज का वर्णन मिलता है। तो ए महाभारत कालीन, बी पुराण कालीन, सी रामायण कालीन या डी कालिदास कालीन। तो उत्तर रामचरित जो है उसमें हमारा एक उत्तर रामचरित एक पवित्र ग्रंथ है। उत्तर रामचरितन में रामायण ग्रंथ में वर्णित समाज का वर्णन भवभूति द्वारा किया गया है। उस समय के अंग प्रत्यंग सहित चित्र दर्शन की तरह भवभूति ने अपने नाटक ग्रंथ में वर्णित किए हैं। रामचरित 7 अंगों का नाटक ग्रंथ है। तो हमारा सही आंसर है इसमें रामायण कालीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है। निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है। ए महावीर चरितम, बी नैषधिकरण चरितम, बी मालती माधवम या डी उत्तर रामचरितम। तो सही आंसर है हमारा इसमें महाकाव्य भवभूति की 3 नाटक हैं। ए महावीर चरितम, दूसरा उत्तर रामचरितम, सी मालती माधवम, जबकि नैषधीय चरितम श्री हर्ष का 22 सर्गों का महाकाल है, महाकाव्य है। तो इसमें पूछ रहा है भवभूत की रचना नहीं है, तो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण द्वारा
अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? ए स्त्री पर्व, बी विराट पर्व, सी शांति पर्व या डी भीष्म पर्व। तो आंसर देखिए, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। स्त्री पर्व में शोकाकुल स्त्रियों का विलाप वर्णन है, विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास है और शांति पर्व में युधिष्ठिर के मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही आंसर है भीष्म पर्व। अगला क्वेश्चन है, अविमाकरम अविमारकम नाटक के प्रणेता हैं? ए कालिदास, बी श्रीहर्ष, सी भास या डी शूद्रक। तो आंसर में देखिए, महाकवि भास के प्रसिद्ध 13 नाटकों में अविमारकम एक नाटक है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम महाकाव्य, शूद्रक मृच्छकटिकम प्रकरणम ग्रंथ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अविमारकम नाटक के प्रणेता कालिदास, श्रीहर्ष, भास और शूद्रक। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे भास। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? ए भूषण भट्ट, बी दंडी, सी सुबंधु या डी बाण भट्ट। अब हम आंसर देखते हैं। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन दंडी के 10 कुमार चरितम में किया गया है। भूषण बाण भट्ट की रचना 10 कुमारों की चरित्र का वर्णन दंडी के 10 कुमार चरितम में किया गया है। भूषण की रचना कादम्बरी उत्तरार्ध, सुबंधु की रचना वासव दत्ता और बाण भट्ट की रचना कादम्बरी कथामुख, सभी नोट्स गद्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा बी, 10 कुमार के चरित्र दंडी 10 कुमारम में है। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त हुआ है? ए ल, बी च, सी श या डी ड़। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वह 14 है, जिनमें अ ई उ ड़ में ड़ और ल ड़ में ड़ 2 बार आता है, जबकि ल च और श एक वर्ण सूत्रांत के एक ही बार आते हैं। तो इसमें क्या है हमारा सही आंसर? सही आंसर हमारा जो ड़ है वह 2 बार आया है। तो सही आंसर डी रहेगा। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? ए वस्तु निर्देशात्मक, बी आशीर्वादात्मक आशीर्वादात्मक या सी नमस्कारात्मक या डी उपासनात्मक। तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, मंगलाचरण के 3 ही प्रकार होते हैं। ए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, सी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, सी नमस्कारात्मक मंगलाचरण। उपासनात्मक मंगलाचरण होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी उपासनात्मक, क्योंकि उपासनात्मक मंगलाचरण होता ही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। ए श, बी श, सी श या डी र। तो स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत श वर्ण आते हैं, र वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो हल वर्ण होते हैं उनकी गणना प्रत्याहारों में नहीं होती है। अतः र जो है वह स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, यथा श र। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा डी, ये प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कुछ विकल्प दिए गए हैं, अब उसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। ए युवाम आगच्छत, बी भावन तत्र गच्छत, सी वयम दृश्याम या डी आसनम अधितिष्ठत। आंसर देखिए,
प्रस्तुत प्रश्न में आसनम अतिष्ठत शुद्ध वाक्य है। आसनम अतिष्ठत शुद्ध वाक्य है। अधिष्ठाना सा कर्म सूत्र के आसनम में द्वितीया विभक्ति हुई है। सी स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा होती, अतः आसनम अधितिष्ठत में आसनम आधार की कर्म संज्ञा हुई, अतः यही शुद्ध वाक्य है। हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा आसनम अधितिष्ठत। अगला क्वेश्चन है, खड़स्वती पद संख्या बोधक है। खड़वती पद संख्या बोधक है। ए 60, बी 69, सॉरी 69 और सी 96 या डी 76। सही आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आंसर हमारा खड़वती 96, खष्टी 60, एकोन सप्तति, एकोन सप्तति या नव खष्टी 69 और खष्ट सप्तति 76 है। सही आंसर होगा हमारा 96। अगला क्वेश्चन है, चिरात शब्द द्योतक है। चिरात शब्द द्योतक है। विकल्प है ए दूरी का, बी समय का, सी ऊंचाई का या डी चिरंजीवी का। तो प्रस्तुत प्रश्न में चिरात शब्द समय का द्योतक है। चिर शब्द प्राचीन का भी द्योतक है जो समय का पर्याय कहलाता है। तो सही आंसर होगा हमारा समय। चिरात शब्द समय का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 74, जटाभियति। जटाभियति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। ए कर्तुकर्णयो तृतीया, बी इत्थ्यभूत लक्षणे, सी हेतौ या डी सहयुक्ते प्रधाने। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कर्तुकर्णयोत्स तृतीया सूत्र से राम रावण बाणेन हतवान। सूत्र से राम रावण बाणेन हतवान। बी इत्य भूत लक्षणे 1 2 3 31 सूत्र से जटाभियति तापसः, या हेतु में है 2 3 23 सूत्र से अध्यायन वसति। डी है सहयुक्ते प्रधाने 2 3 19 पुत्रेण स पिता गच्छत। अतः विकल्प जो है हमारा ये बी है। सही विकल्प हमारा है बी इत्य भूत लक्षणे। ये 2 3 और 21 सूत्र से जटाभियति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्वस्था में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययी भाव समास। यहाँ आंसर देखिए, अस्वस्थ अस्वस्थ न स्वस्थ इति अस्वस्थ नच तत्पुरुष समास हुआ। नच तत्पुरुष समास का ही भेद है। प्रायणोत्तर पदार्थ स्मृधाना तत्पुरुष समास राजपुरुष। प्राण्याय पदार्थ प्रधाने बहुब्रीहि नीलकंठ। द्विगु तत्पुरुष समास का ही एक भेद है जो संख्यावाची शब्दों के होता है, जैसे चतुर्भुज। प्रायण पूर्वक पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव अधिहरि। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। सही आंसर है हमारा तत्पुरुष समास। इसके कितने सही तरीके से हमारा उदाहरण सहित इसको समझाया गया है, ताकि अगर इसके अलावा अगर इन सब के हमारे पूछा जाए तो आप अच्छे से इसको समझ करके दे सकते हैं। तो इस जो है हमारे आंसर को आप अगर क्वेश्चन के आंसर को अगर आप देखेंगे, इसके साथ कई तरह के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ देखिए, उपसर्गों की संख्या मानी गई है। यहाँ पे उपसर्गों की संख्या मानी गई है। विकल्प है ए 20, बी 21, सी 24 या डी 22। तो उपसर्गों की संख्या मुख्य रूप से प्र, प्ररा, परा, अधि आदि 22 उपसर्ग ही माने गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा डी 22।
अगला क्वेश्चन है वय डैश सह निवासम निवसामः, यहाँ स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। यहाँ वय सह मतलब ये में इसमें विकल्प, यहाँ पे कौन सा हमारा विकल्प होगा इसको देखते हैं। ए आनंदता, बी आनंदम, सी आनंदेन, आनंदेन या डी आनंदस्य। आंसर देखिए वह आनंदेव सह निवासम, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा आनंदेन। सह साकम सार्थम के योग से तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए कैसी आनंदीय लग रहा है, तो इसके साथ क्या है, सह साकम साकम साधर्मम के योग से तृतीया विभक्ति लगी है। वह आनंदे सह, यहाँ पे क्या है, सह है ना, तो यहाँ पे हमारा सह दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगी। तो अगर छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख करके अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका हर क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पंच गणनम पद में समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। अब यहाँ देखिए आंसर में क्या दिया है, आंसर है ए पंचगणम पद में अव्ययी भाव समास हुआ। नधिभिश्च 2 1 2 1 11 सूत्र के संख्यावाचक होने पर नदीवाची होने के अव्यय से अव्ययी भाव समास हुआ। यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ क्योंकि ये संख्यावाची होने पर नदीवाची होने के अव्ययी भाव समास हुआ। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। यह संख्यावाची शब्दों में होता है संख्या पूर्वो द्विगु तथा त्रिदेवा प्रायणोभ पदार्थ प्रधानो द्वंद्व तथा यथा राम कृष्णो कर्मधारय भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। विशेष विशेष्ण बहुलम कर्मधारय यथा महकवि। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। सही आंसर हमारा यहाँ पे ए रहेगा। अगला हमारा है महाकवि। महाकवि ही शब्द में प्रयुक्त समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि समास या सी तत्पुरुष समास या डी अव्ययी भाव समास। आंसर देखिए महान सह असो कवि इति कर्मधारय, यहाँ पे क्या है, महान स असो कवि इति कर्मधारय, यहाँ पे महान स असो में बहुव्रीहि का उदाहरण पीताम्बर है, तत्पुरुष का संघ कुलाखंड या राजपुरुष, अव्ययी भाव का अधिहरी। तो सही आंसर हमारा होगा ये कर्मधारय समास। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 80 रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है। रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है। ए राम, बी बाण, सी राम और बाण या डी बाली। आंसर देखिए क्या दिया है इसमें, रामेण बाणेन हतो बाली वाक में बाण जो है कर्ण राम कर्ता, बाली कर्ण तथा हत हन क्रियापद है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सही आंसर हमारा बी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कर्ण, तो बाण क्या है, कर्ण है, सही आंसर हमारा होगा कर्ण। अगला क्वेश्चन है भिन्नार्थ भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। ए रक्षमा पापातम, बी वृक्षात पत्राणि पतंत, सी असोपाध्यायात अधीयते या डी राम पापात जुगुप्सते। सही आंसर देखिए भिन्नार्थम भय हेतु पंचमी विभक्ति का सूत्र है जो यह सिद्ध करता है कि भी एवं त्रास, भी एवं त्रास धातुओं से यदि भय हेतु अर्थात कारण बने तब वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, विभक्ति का विधान किया जाता है। यथा रक्ष मां पापात और पाप से मेरी रक्षा करें, यहाँ पर पापात में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है, तो सही आंसर होगा हमारा रक्ष मां पापात।
अगला है हमारा करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है। ए उत्साह, बी रति, सी करुणा और डी शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, डी जो है स्थायी भाव, स्थायी भाव रस, स्थायी भाव वीर उत्साह, श्रृंगार रति, करुणा का शोक। तो सही आंसर है करुणा का शोक, सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है। ए लेट लकार, बी लिट लकार, डी लुट लकार या डी लिट लकार। आंसर इसका देखते हैं। सही आंसर है संस्कृत, वैदिक संस्कृत में केवल लिट लकार का प्रयोग प्रयोग होता है। शेष सभी लकार लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे वैदिक संस्कृत में केवल लिट लकार का प्रयोग होता है, शेष सभी लकार संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, यथा लिंग लड लिट। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा ए। अगला क्वेश्चन है, धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। ये धात्वा, बी धायित्वा, सी धोत्वा या डी हित्वा। आंसर देखिए, धा धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होने पर हित्वा शब्द बनता है, क्योंकि धा धातु का हन आदेश होगा तथा कत्वा प्रत्यय होकर हित्वा शब्द बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हित्वा। अगला क्वेश्चन है, सेव धातु में सानच प्रत्यय लगने पर रूप बनता है। ए सेवा माना, बी सेव माना, सी सेव सानह या डी सेवाना। आंसर है सेव धातु में सानच प्रत्यय लगने पर सेवामय सेव माना शब्द का बना सानच प्रत्यय में आन और मान शेष बचता है। तो सही आंसर होगा हमारा शिव मानव। क्वेश्चन नंबर 86, उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, बी छात्रों के सुप्त भंडार में वृद्धि करना, सी छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना या डी छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। तो सही आंसर यहाँ देखिए क्या दिया है, अभिनय कला का प्रतिपादन हमारे साहित्य में नाटक के मंचन पर किया जाता है, अतः छात्रों में अभिनय कला का विकास करना गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं। गद्य शिक्षण के वास्तविक उद्देश्य होते हैं, क्या है उद्देश्य देखते हैं, छात्र शब्द भंडारण का कोशागृहम, बी दूसरा छात्र सुक्ति भंडारम और तीसरा स्पष्ट लेखनी और शुद्धोच्चारण इत्यादि। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा डी। यहाँ पे पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है, तो सही आंसर होगा छात्रों में अभिनय कला का विकास उद्देश्य नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। ए आगमन शिक्षण विधि से, बी निगमन शिक्षण विधि से, सी व्याख्यान विधि से या डी प्रश्नोत्तर विधि से। आंसर देखिए, यह निगमन शिक्षण विधि का उदाहरण है, क्योंकि निगमन शिक्षण विधि यही कहती है शिक्षण विधियों के कई प्रकार होते हैं जो शिक्षण में सहायक होते हैं। शिक्षण विधि वह विधि है जो छात्रों के मस्तिष्क के विकास को विकसित करती है। यहाँ पे हमारा निगमन शिक्षा की विधि, यहाँ पे सही आंसर होगा निगमन शिक्षण की विधि। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षण
शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। अब छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षकों को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। वह क्या है ये देखते हैं। विकल्प में है ये श्यामपट्ट का, बी टेप रिकॉर्डर का, सी फ्लैश कार्ड का या डी रेडियो का। अब यहाँ पे आंसर देखिए क्या दिया है। शिक्षण कार्य में हमेशा शिक्षक को उच्चारण अभ्यास कराते समय टेप रिकॉर्डर, स्वसर वाचन, पुनरावृत्ति इत्यादि विधियों का से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षण सफल तभी होता है जब शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्रियों का समुचित प्रयोग किया करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? टेप रिकॉर्डर का। सही आंसर हमारा टेप रिकॉर्डर का है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में कथा शिक्षण कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, सी छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना या डी छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना। अब इसमें क्या, संस्कृत में कथा या कहानी का शिक्षण उद्देश्य नहीं है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सही आंसर इसमें क्या रहेगा? छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना। संस्कृत शिक्षण की एक विधि कहानी शिक्षण भी है जो यह उद्देशित करती है कि कहानी से बच्चों में छात्रों को कल्पना शक्ति का विकास प्रमुख उद्देश्य हो जाता। इसी तरह छात्रों की तर्क संकट को विकसित करना, छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना आदि भी सम्मिलित होता है। अतः यहाँ पर छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना कहानी शिक्षण का उद्देश्य कदापि नहीं है हो सकता। यह उद्देश्य सामान्यतः ध्वनि विज्ञान को संक्षिप्त करना है। यहाँ पे सही आंसर जो हमारा है यहाँ पे बी है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होनी चाहिए। विकल्प है केवल लिखित, बी केवल मौखिक, सी शास्त्रार्थ या डी लिखित एवं मौखिक दोनों। उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होती है। कारण यह कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है, इसलिए इस स्तर परीक्षा प्रणाली लिखित और मौखिक दोनों उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा। अब यहाँ पे हमारा संस्कृत का जो हमारा क्वेश्चन और आंसर है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर का है उस पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो आप आगे जो है इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी। आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए सब कुछ। इसमें अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कई क्वेश्चन एक साथ आंसर उसके मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।